हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप एकेडमी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 1, 2 एवं 3 के दौरान पूछे गए अति महत्वपूर्ण सवालों का सीरीज पूरा चल रहा है। टीआरई 4 तक बने रहिएगा, जो आगामी टीआरई 4 आने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है। अगर ए बी बराबर 6.4 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर और बी डी 5.6 सेंटीमीटर, डी सी बराबर क्या होगा। देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह एक त्रिभुज का एक सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। कह रहा है कि कोण ए का समद्विभाजक, मान लीजिए यहाँ पे आप इसको समद्विभाजित कर दिया। मान लीजिए ये 60 रहा हुआ तो ये 30 हो गया, ठीक है। समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक है, कोण एडी है। अगर ए बी कह रहा है कि 6.4 है और ए सी 8 है, कितना है, ए सी 8 सेंटीमीटर है और बी डी जो है आपका, ये बी डी है 5.6 सेंटीमीटर है, 5.6 सेंटीमीटर है। तो डी सी हमसे पूछा है, डीसी हमसे पूछा है। देखिए, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप लोग 10th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है, कि किसी त्रिभुज में अगर किसी शीर्ष से अगर सामने वाले भुजा को, यानी कि किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष का समद्विभाजक, ठीक है, बगल वाले साइड के अनुपात और सामने वाले भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। समझ में आया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे बाय, यानी कि बगल वाले साइड का अनुपात, जब इस शीर्ष को, ठीक है, समद्विभाजित करें तो बगल वाले साइड का अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी हो जाएगा। और सामने वाले भुजा, यानी ए बी के सटा हुआ भुजा कौन सा है, बी डी, यानी कि बी डी, ठीक है। और ए सी के सटा हुआ वाला भुजा कौन सा है, डी सी। बस यही होता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही कहता है कि जहाँ से आप एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसके बगल वाले भुजाओं का अनुपात बटे बी डी बटे डी सी के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, अब इसको रख दीजिए। ए बी का वैल्यू हमारे पास 6.4 है और ए सी का वैल्यू हमारे पास 8 है, बी डी का वैल्यू हमारे पास 5.6 है और डी सी को हम x माने हुए हैं। चलिए x ले ही लेते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप उड़ा दीजिए, ठीक है। 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, यानी x का मान क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस x का वैल्यू जो है आपका 7 सेंटीमीटर, यानी डी सी का डिस्टेंस जो है 7 सेंटीमीटर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी, ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखिए, आप लोग पढ़े भी होंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 1260 है। यदि उनका एलसीएम एचसीएफ से 900 अधिक है, तब उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ, एल फॉर एलसीएम और एच फॉर एचसीएफ, इन दोनों का योग जो है 1260 है हमारे पास। उनका एलसीएम एचसीएफ से जो है कितना अधिक है, ये 900 है। हम बताए भी होंगे कि कम का है ज़्यादा का है, हमेशा डिफरेंस को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एल एल ये हो जाएगा 2l बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कटिए जाएगा, ये हो जाएगा 0, 6, 12, 9, 2160 हो जाएगा। हमारे पास एल बराबर क्या आ जाएगा, 21 दूध हम 20, ठीक है, और ये 8 0, ठीक है, 0 8 9 16, ठीक है। एल का मान आ गया एलसीएम का, तो एचसीएफ का क्या मान आ जाएगा, एच बराबर, अब एल का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा,
h बराबर हो जाएगा 1260 माइनस 1080, इसमें से घटा दीजिए, h का मान आ जाएगा 0, 16 में से 8 गया 8 और ये 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, 0, 16 में से 8 गया 8 और ये 1 और ये 180 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 180 आ जाएगा, यानी कि HCF कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा? 180। इसको हटा दीजिए यहाँ पे से, यहाँ पे आप घटा लीजिए 1080 को जब घटाएंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि एलसीएम और HCF का दोनों का गुणा कहा है, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए 1080 और गुणे 180 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 194, 400 गुना कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, अगला सवाल आपका कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? समबाहु होगा, समकोण होगा, समद्विबाहु होगा या मोर देन वन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? देखिए, कड़ा यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, मान लीजिए कि एक, पहले हम समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं, एक ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। क्या हो? तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, अगर इसको हम समद्विभाजित करेंगे तो इसको बराबर बराबर दो भागों में सामने वाले को बांट देगा। क्या करेगा? सामने वाले को बांट देगा। तो ये समबाहु त्रिभुज को तो फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए को तो फॉलो कर रहा है। क्या समकोण को करेगा? समकोण मान लीजिए इस प्रकार का है, ठीक है, तो इसको समद्विभाजित करने अगर चले, ठीक है, कड़ा कि समद्विभाजक जो है विविध भुजा को समद्विभाजित करता है, बराबर दो भागों में बांटता है, तो इस केस में ये बड़ा छोटा हो सकता है एंगल, जिसकी वजह से अलग अलग हो सकता है। तो ये तो नहीं हो सकता है। समद्विबाहु ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ABC हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो भुजा क्या होती है? आपस में, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें AB और AC बराबर है। अगर मान लीजिए इसके शीर्ष से इसके सामने वाले साइड को दो भागों में बांटे तो इसको बराबर बराबर रूप में बांटता है। ठीक है, इसमें हो भी सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा को अगर समद्विभाजित करना चाहें तो बांट भी सकता है, दोबारा नहीं बांट सकता है, लेकिन इस दो केस में होगा, यानी समबाहु भी होगा और समद्विबाहु भी होगा। तो इसके हिसाब से आंसर आपका डी हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना था ही नहीं। हाँ, अगला सवाल को देखिए क्या कह रहा है आपका। एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। किन्हीं दो बिंदुओं से उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। मीनार की ऊंचाई क्या है? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं उन्नयन कोण को। एक मीनार है, क्या है यहाँ पे आपका? एक मीनार है। कह रहा है कि मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा और मीनार के पाद से आधार से जाने वाली सरल रेखा। देखिए, मीनार का ये आधार है और इससे जाने वाली एक सरल रेखा इस प्रकार से है। तो मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से जाने वाली सरल रेखा, यानी मीनार का शीर्ष तो यही है। ठीक है, तो मीनार पाद से 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर है। एक 4 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है। मान लीजिए ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि मीनार पे पाद से, यानी मीनार की पाद से, यानी यहाँ से मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है और ये D है। तो मीनार के पाद से 4 मीटर की दूरी पर और मीनार के पाद से 9 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है। दो बिंदु है, ठीक है, और इनके शीर्ष से किन्हीं दो बिंदुओं से उन्नयन कोण, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से इनका उन्नयन कोण जो दिया हुआ है हमारे पास, ये जो है दिया हुआ उन्नयन कोण, और इधर से भी देख लीजिए एक उन्नयन कोण यहाँ भी हैं।
तो इनकी जो ये जो उन्नयन कोण इस बिंदु से और इस बिंदु से बना रही है, ये दोनों कोण जो हैं एक दूसरे के पूरक है। पूरक कहने का मतलब पूरक किसे कहते हैं? जब दो एंगल का सम, जब दो एंगल का योग 90 डिग्री के बराबर हो, अगर मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो इसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री ऐसे कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं से अगर मान लीजिए कि अल्फ़ा निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस बीटा हो जाएगा। यानी एक दिया हुआ है तो दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 60 हो जाएगा। यानी दोनों को मिलाकर के 90 होना चाहिए। मान लीजिए ये 40 है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 90 में से घटा के लिखते हैं, यानी 40-50 का जोड़ कितना हो गया? 90 हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। मान लीजिए ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये ये पूरक कोण हो जाएंगे। सी और डी क्या हो जाएंगे? पूरक कोण हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण हो जाएंगे। अब देखिए हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। मीनार की ऊंचाई तो हमारे पास ए बी है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि ए बी है, ठीक है, और ये 4 है, ठीक है, और वो 9 है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, हम यहाँ से देखिए हमारे पास ए बी निकालना है, यानी कि इसका रिलेशन इस थीटा के साथ अगर दर्शाए तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। पी और बी किस में होता है? tan में होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए बी बट्टे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए। उसके बाद त्रिभुज बात करें, त्रिभुज ए बी डी में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ए बी डी में tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? इसके और इसके साथ सामने वाला, ठीक है, के साथ रिलेशन है तो क्या हो जाएगा? ए बी बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसके लिए जिस एंगल को आप ले रहे हैं उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। जैसे ए बी सी त्रिभुज में थीटा के सामने जो भुजा है भी वो लंब हो जाएगा, आधार तो आपके पास है ही है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? तो अब देखिए क्यों करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू tan थीटा और इनटू, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी बटे 4 गुने ए बी बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ज़रा, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, बराबर क्या हो जाएगा? ए बी में ए बी से गुना कीजिएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, बराबर ए बी स्क्वायर बटे 36 हो जाएगा। और यहाँ से आपको ए बी स्क्वायर अगर निकाले तो 36 में 1 से गुना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसीलिए हमारे पास ए बी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। यानी क्या हो जाएगा? इसका आंसर 6 हो जाएगा। यानी कि इस मीनार की ऊंचाई यानी ए बी की ऊंचाई 6 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।